हमारे पास टॉपिक है देखो रिफ्रैक्शन, है ना। हमें पता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, बेंड होती है ना। वन मीडियम टू अनदर मीडियम का मतलब दो ही टाइप के मीडियम है हमारे पास। पहला है हमारे पास रेयरर मीडियम और दूसरा कौन सा मीडियम है हमारे पास, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम हमारा नॉर्मली एयर होता है, डेंसर मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब एरोज आपको बनाने पड़ेंगे। First point, if the light travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards normal. And if the light travels from denser to rarer medium, it will bend away from normal. ये एरो देख रहे हो, एरो ही सारी बातें कहती है। यहाँ एरो देखो, रेयर टू डेंसर जा रहा है, बेंड नॉर्मल की तरफ आ रहा है, डेंसर टू रेयरर। ये लाइट ये जा रही है तो ये एंगल आई होना चाहिए और ये एंगल आर होना चाहिए। इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, आई बड़ा है ना। इस केस में एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ये पॉइंट आपको हिंट देता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो रेयर टू डेंसर जा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। उसके बाद मैंने यहां लिखा है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट ट्रेवल्स इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, फिर ट्रेवल लिखा हुआ है यहां पर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सवाल ये उठता है व्हाई डज द लाइट बेंड्स, लाइट बेंड क्यों होती है? क्योंकि रेयरर मीडियम में हम वेलोसिटी सी लेते हैं, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। न्यूमेरिकल में अगर आपसे बोला होगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, मतलब वो आपसे v निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लेते हैं हम, v लेते हैं। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर whose value is 3 into 10 की पावर 8। तो why does light bends when it travels from one medium to another medium? देखो यहाँ पे ट्रेवल कर रही है तो भी बेंड कर रही है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो भी बेंड कर रही है, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इट बेंड्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इस स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट था कि लाइट बेंड क्यों होती है, ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फिर भी नहीं पता है तो एक बार को लिख लो, रेयर टू डेंसर जाती है इट विल, वैसे ये पता होना चाहिए आपको, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। कुछ चीजें हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं, ये आपको पता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, देखो इस टॉपिक से इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक एक्सिस पे रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेती है वो, 24 आवर। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री का टाइम निकालना है। वन पूरा रोटेशन के लिए 24 आवर, वन पूरे रोटेशन में कितना एंगल होगा तुम्हारे पास, 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए 24 आवर, आवर को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री के लिए निकाल दूंगा, कितना आएगा तुम्हारे पास, 240 सेकंड्स आएगा या फिर 4 मिनट्स आएगा। एनसीईआरटी में आंसर मिनट्स में दिया हुआ है, कितना, 4 मिनट्स। ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट आ जाता है मेरे पास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने क्या बोला, 9th में पढ़ा हुआ है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane. The ratio of sin of angle of incidence to the sin of refraction is constant and that is called Snell's law. Second law होता है आपके पास mu is equal to sin I by sin R. ये आपके पास mu is equal to sin I by sin R, जिसको हम Snell's law बोलते हैं। मालूम है ना पहले से ये। mu क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किन फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सर कहां से आया, सिलेबस के बाहर है, कॉची फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, कॉची फॉर्मूला। इसके हिसाब से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अभी के लिए ये वाला पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर का मतलब रेयरर मीडियम, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को कितना लेते हैं हम, c, मीडियम को क्या लेते हैं, v। ठीक है, अच्छा अब आपको ये मालूम है यार कि f इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। एयर की बात करता हूं तो यहां से मैं अगर c निकालूंगा f इंटू लैम्डा आएगा। मीडियम की बात करता हूं, यहां से v निकालूंगा, f यहां पर भी f लिखता हूं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बोला है मैंने, यहां fm लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी क्या लिखता हूं, f, तो v क्या आएगा, f इंटू लैम्डा m, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखो यहां से भी बात समझ में आ रही है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरे पास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये जो लैम्डा है इट इज वेवलेंथ इन एयर, लैम्डा m है वेवलेंथ इन मीडियम। It is defined as the ratio of wavelength in air to that of wavelength in medium। और absolute refractive index की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। 1 किसकी होती है, एयर की, उससे कम किसी की नहीं होती है, तो हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। नोट करो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लास्ट वाला, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगला आ जाता है मेरे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको समझना, ये नई चीज है आपके लिए, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा मगर मुझे नहीं पता कितना पढ़ा था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये तुम्हारे पास फर्स्ट मीडियम, ये तुम्हारे पास सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन सा लिया है, रेयरर, दूसरा कौन सा लिया है, डेंसर। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है, μ1, डेंसर का कितना लिया है, μ2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। पॉइंट को समझने की कोशिश करना, बार बार बोल रहा हूं। अगर मैं एक रे डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से और इस तरीके से, ये मैं आपके एरो बना देता हूं, ये आपका एंगल आई हो गया और ये आपका एंगल आर हो गया। यहां पर एरो आपको साफ बता रहा है कि जो लाइट है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का नाम कौन सा दिया है मैंने, 1, डेंसर मीडियम 2। इसका मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू, इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इसको मैं 1μ2 लिखूंगा। ये आपको हिंट देगा लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आ रही है, 1μ2 का मतलब ये आपको हिंट दे रहा है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2। लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको नीचे वाला पहले बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। प्रोनाउंस क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बात समझो। अब इसको लिखेंगे क्या बेटा हम, 1μ2 इज इक्वल टू, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी कि मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये मतलब है इसका। देखो प्रोनाउंस करके देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, सेकंड कुछ भी हो सकता है। इस केस में अगर मैं ये एरो ऐसे बना देता हूं इस तरीके से, तो लाइट आपकी किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर। डेंसर का मीडियम नंबर 2 लिया है, रेयरर का मीडियम नंबर 1 लिया है, तो इसको क्या लिखूंगा, 2μ1 लिखूंगा। ये आपको हिंट दे रहा है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। जहां पर 1μ2 है वहां पर मैं 2μ1 नहीं लिख सकता हूं। ओ सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, नहीं आपका क्वेश्चन गया। अच्छा इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, जरा बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज इक्वल टू 2μ1 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। तो 1μ2 और 2μ1 में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। छोटा सा पॉइंट है मगर समझना बहुत जरूरी है। अब रिलेशन बिटवीन 1μ2 एंड 2μ1, दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखो मैंने एक फिगर बना रखी है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है, ये ऊपर वाला मीडियम आपका एयर या रेयरर मीडियम, ये वाला डेंसर मीडियम, ये वाला फिर से रेयरर मीडियम, राइट। यहां पर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी नजर आ रहा है।
ये स्ट्रेट लाइन आपके पास नॉर्मल है, राइट। अगर मैं यहां पर एक रे डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं यहां पर एक रे डायग्राम बनाता हूं तो बेटा रे डायग्राम मेरे पास ऐसे बननी चाहिए। ये यहां से मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई, बिकॉज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड करवा दी। ये फिर से एरो। नाउ इस केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये आपके पास एंगल आई, ये आपके पास एंगल आर, ये फिर से आपके पास एंगल आर, और ये आपके पास एंगल आई। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। नॉर्मली जो बाहर लाइट निकल रही होती है उसको हम एमर्जेंट एंगल बोलते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम इंसिडेंट लाइट को प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये इंसिडेंट लाइट और ये पैरेलल लाइन होती है, इसलिए एंगल ऑफ ये वाला इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब हम पढ़ चुके हैं 9th में, लेकिन बार बार नहीं बोलूंगा मैं इस बात को। अब मेरे को चाहिए रिलेशन बिटवीन 1μ2 और 2μ1 के बीच में। 1μ2 और 2μ1 में क्या रिलेशन है? पॉइंट ए देखो, ए पॉइंट ये रहा, लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, तो क्या लिखूंगा? 1μ2 इज इक्वल टू, मीडियम नंबर 1 में आई है, मीडियम नंबर 2 में आर है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई बाई साइन आर होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू मीडियम नंबर 1 में 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होना चाहिए। ये 1μ2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू, मगर प्रोनाउंस क्या करेंगे? ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, राइट। बी पॉइंट पे गेस करो क्या होना चाहिए? म्यू पहले कौन सा होगा? 2μ1। बी पॉइंट पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर इज 2, रेयरर इज 1, तो उसको क्या लिखूंगा? 2μ1 इज इक्वल टू डेंसर मीडियम में आर, यहां पर आई, तो यहां मेरा क्या आना चाहिए? 2μ1 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। ये कहानी पता चली आपको? कंफर्म है? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आर। आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई, आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास? 1। देयरफॉर इंपॉर्टेंट रिलेशन 1μ2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 2μ1। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 9/3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/9 होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पॉइंट बताया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा? इनवर्सली, म्यू एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। ठीक है, काम आएगा ये पॉइंट। अच्छा, अब हम टॉपिक बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सब वैल्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तुम्हारे पास 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.002 या 3, जिसको हम लेते हैं 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, जिसको हम पॉइंट्स में लें तो 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। डायमंड का होता है 2.4। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बच्चे? डायमंड का। सबसे कम किसका होता है? एयर का, राइट। एक नॉलेज वाली बात बताता हूं। मेरे पास दो आइडेंटिकल क्रिस्टल्स हैं, एक आइडेंटिकल ये, एक आइडेंटिकल ये। इसमें मैंने मार्क कर दिया ए, इसमें मार्क कर, दूर से देखने में बिल्कुल दोनों अच्छे सुंदर से लग रहे हैं। एक के अंदर ज्यादा चमक है, दूसरे के अंदर कम चमक है, तो डायमंड कौन सा हुआ आपके हिसाब से? जिसके अंदर ज्यादा चमक है। ज्यादा चमक डायमंड। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर चमकना वाली बातें ज्यादा होंगी। ऐसा क्या होता है? मान लो ये ग्लास है, ये डायमंड है। अब सवाल ये उठता है डायमंड इतना ज्यादा चमकता क्यों है? आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं मैं, यहां से एक लाइट पास करी, फर्स्ट टकराई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में निकल गई, 6 टकराने पे निकल गई। डायमंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ज्यादातर अंदर ही अंदर रिट्रेस होता रहेगा ये और फिर बाहर निकलेगी। इसके अंदर TIR बहुत बार होता है। व्हाट इज TIR? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों होता है? ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक शॉर्टकट बता देता हूं सारी कहानी को छोड़कर, कभी किसी जमाने में एंट्रेंस में काम आएगा आपके।
जितनी ज्यादा वैल्यू ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बेंडिंग पावर उतना कम होगा उसका। बेंडिंग पावर मुझे नहीं पता 12th में ये पॉइंट आपका कहां काम आएगा, मगर एंट्रेंस के लिए काम आ सकता है। ये आउट ऑफ ट्रैक चला गया मैं, चलो ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है। हाँ मालूम है, कोई नई चीज बताओ। नई चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मुझे चाहिए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड? ये क्या है मेरे पास, वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है मेरे पास, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यार ग्लास की वैल्यू पता है आपको 3/2, वाटर की वैल्यू पता है आपको 4/3, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4, कितना आ गया? समझ में आया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1μ2 एंड 2μ1? ये इस तरीके से काम आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ना कि इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करता है लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। इस केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, अंडरस्टूड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। इस केस में मेरे पास लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, बात समझ में आ रही है? उसके बाद आता है मेरे पास कंसेप्चुअल पॉइंट। आपको याद है मैंने एफएम जहां लिखा हुआ था उसको मैंने एफ कर दिया था, याद है ना? ये वाला पॉइंट वो इसलिए करा था, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी, वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन। जो रेयरर मीडियम की फ्रीक्वेंसी है वो ही उस लाइट की डेंसर मीडियम की फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए जहां पर एफएम था मैं उसको बोल रहा था भाई ये एफएम हटा दो, यहां पर भी क्या लिखूं मैं, एफ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेलोसिटी चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन। अच्छा, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? रेयर टू डेंसर जा रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। अगर हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो ये भी आपका डिक्रीज होगा और ये भी आपका डिक्रीज होगा। फ्रॉम R to D की बात करते हैं, R stands for rarer medium and D stands for denser medium, but frequency remain same। अब आ जाते हैं हमारे पास अगले पॉइंट पे, how are 1μ2 and 2μ1 are related? 1μ2 is inversely proportional of, if the refractive index of glass with respect to air is 4/3, then find the refractive index of air with respect to water. Air refractive index of water with respect to air, water with respect to air 4/3। क्या निकालने को बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो यूनिट। ऑन व्हाट फैक्टर डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स? नेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब कलर ऑफ लाइट। Define refractive index in terms of wavelength, mu is equal to lambda upon lambda m. How does refractive index of a transparent medium depend upon the wavelength? Mu is inversely proportional to lambda। सारे conceptual है, सारे। सर हम फिजिक्स को कमांड नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई साहब छोटे छोटे पॉइंट पकड़ो पहले और डेली पकड़ो। सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट हाफ गया। फर्स्ट हाफ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सितंबर पूरा छोड़ा मैंने, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं रिकवर करवा दूंगा विद टेस्ट। टेस्ट पे फाइन बढ़ने वाला है, पूरी क्लास होगी उस दिन बताऊंगा। कैन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन यूनिटी? नो। A ray of light while traveling refraction and the interface of the two medium bends towards normal in the second medium. Second medium में normal की तरफ bend कर जाती है। What does it signifies? Rare to denser. What will be the change in wavelength of red light when it enter from glass? When it enters glass from air? What will be the change in wavelength? कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से ग्लास में जा रही है मतलब रेयर टू डेंसर। अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो भाई साहब वेलोसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज। वेवलेंथ भी क्या होता है? डिक्रीज। मैंने बोला कंसेप्चुअल पॉइंट है, बोला कि नहीं बोला? पकड़ के रखना आपका काम है ना उस पॉइंट को। आउट ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट, दो लाइट है, विच कलर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर?
म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। दोनों में से ब्लू का लैम्डा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको येलो, ग्रीन और रेड लाइट का, येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई, ग्रीन का म्यू जी और इसका म्यू आर। रीअरेंज दिस सिंबल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी कि रेड सबसे कम हो जाएगा। अब येलो और ग्रीन में से कैसे डिसाइड करोगे? वियोगगार VIBGYOR मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं मालूम है? तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा में बेटा जी VIBGYOR मालूम है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। कंसेप्चुअल पॉइंट। Now, how does the frequency of a beam of ultraviolet light change when it goes from air into glass? Ultraviolet light कहां से कहां जाती है? एयर से कहां जाती है? ग्लास पे जाती है। किस पे इफेक्ट पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। यार फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। कहां पर क्वेश्चन आया? 2001 में इकलौता क्वेश्चन है ये इस टॉपिक पे जो आया हुआ है बोर्ड में अभी तक मेरे पढ़ाने के कैरियर में। ठीक है, गिव द 59, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम and 8000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो देना है। अलग अलग वेवलेंथ है मगर वेलोसिटीज ऑफ लाइट कहां पर देना है? वैक्यूम में। ऑल द लाइट्स इन वैक्यूम दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड 3 into 10 की पावर 8 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है। रेशियो क्या होना चाहिए? कंसेप्चुअल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट हाईलाइट करा हुआ है मैंने। इन ग्लास मतलब C या V? V निकालना है। हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। यार म्यू इज इक्वल टू C बाई V होता है, मुझे V निकालना है। C बाई म्यू, C की वैल्यू मालूम है, म्यू की वैल्यू गिवन है, लेकिन मैंने इस वर्ड को हाईलाइट करा हुआ है। ग्लास का मतलब क्या है तुम्हारे पास? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। व्हाट विल द वेवलेंथ इन एयर? 6000 एंटर से मीडियम। क्वेश्चन नंबर 61, ट्राई योरसेल्फ प्लीज। वेवलेंथ गिवन है एयर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, फ्रीक्वेंसी इन मीडियम निकालना है। फ्रीक्वेंसी एयर का निकाल दो या फ्रीक्वेंसी मीडियम का निकाल दो, दोनों फ्रीक्वेंसी कैसी होती हैं? सेम। तो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? C बाई लैम्डा। C की वैल्यू और लैम्डा आपको गिवन है ना भाई? तो C लैम्डा, C की वैल्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन था। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर, ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये एयर की फ्रीक्वेंसी निकली है। यार जो एयर की फ्रीक्वेंसी को वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? मीडियम की। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम, इसलिए मीडियम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। कितना? 2/3। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकालना है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को एक फिगर के हिसाब से चेंज कर दिया, लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी 3 into 10 की पावर 8। 3 into 10 की पावर 8 तो यार रेयर में होता है, ये आपको C दे दिया। रिफ्रैक्टेड इनटू सेकंड मीडियम इन विच ट्रेवल्स, देखो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ये न्यूमेरिकल की हेल्प से हमें पता चल रहा है। ये आपका C है, ये आपका V है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम? तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, मतलब ये 1μ2 होना चाहिए। 1μ2 का मतलब रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर में। इज इक्वल टू C बाई V। भाई ये इसको मैं लिख सकता हूं μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू C बाई V। μ1 क्या है? एयर। ये क्या है तुम्हारे पास? एयर की वैल्यू 1। μ1 कितना है तुम्हारे पास? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मतलब μ2 निकालना है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर है ना रे ऑप्टिक्स में। समझ में आ रही है बात? ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपका 1 होता है। एयर का मतलब मीडियम नंबर 1 मेरी फिगर के हिसाब से। ठीक। सबसे ज्यादा डर बच्चों को किस में लगता है? फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई आपके पास सेम है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 मीडियम का दे रखा है A B C। एंगल R दे रखा है 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री। किसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगा? यार आपने अभी तक रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू C बाई V होता है। हमने ये भी पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R होता है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करता हूं, डिनोमिनेटर पार्ट उसका सेम होना चाहिए, यानी कि V इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R होना चाहिए। V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम
एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे आंसर आपके पास, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? अगेन टॉप मोस्ट कंसेप्चुअल पॉइंट है आपके पास। ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक, आगे भी मोनोक्रोमेटिक वर्ड यूज आएगा। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब कलर। ए सिंगल कलर ऑफ लाइट passes from medium 1 to medium 2 of velocity c1 and c2 respectively if the angle of incidence in medium 1 is theta and medium 2 is theta by 2। तो सोचो, गेस करो लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयर टू डेंस। फर्स्ट पार्ट, which of the two media is optically denser? medium 2। give reason? because angle of refraction decreases। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया मेरे पास, because the angle decreases in the second medium, therefore second is optically denser। मेरा इंटरेस्ट सेकंड पार्ट में, establish the relation between theta c1 and c2। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्लास में, 30-40 सेकंड सोचने के लिए दूंगा। पेन लेकर बैठा करो, एक्टिव होकर क्लास को यूजफुल और फ्रूटफुल बनाना है तो, अदरवाइज आप क्वेश्चन की तरफ देखते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, सोचते रहो, कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है। देखो जी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लाइट, मुझे सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, 1 म्यू 2 में जा रही है। इसलिए मैं एक रफ फिगर बना देता हूं। दैट इज 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर हो गया। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू सी बाई वी भी होता है। सी इज द वेलोसिटी इन रेयरर, c1, c2 इन डेंसर, क्वेश्चन में गिवन है साइन आई थीटा साइन आर थीटा बाई 2। अब तो मैथ्स, c1 बाई c2 इज इक्वल टू साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया, आंसर आ गया आपके पास। Refractive index of glass is 1.5। What is the speed of light in glass? Mu is equal to c by v का फॉर्मूला लगा देंगे। Is the speed of light in glass is independent of the color of the light? Speed कलर पे डिपेंड करता है। If no, which of the two colors, red and violet, travel slower in the glass slab? अब जो फर्स्ट पार्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दे रखा है 1.5, mu is equal to c by v होता है। c की वैल्यू मालूम है, यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल दिया, राइट। अब बोलता है कि रेड और वॉयलेट में से स्लो स्पीड किसकी होगी? मालूम है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी हो गया, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ जाएगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। रेड और वॉयलेट में से वेवलेंथ कम किसकी होगी? वॉयलेट की वेवलेंथ कम होगी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी वॉयलेट की हमारे पास कम होगी। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इस गिवन फिगर में मुझे दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर इज √3। निकालना क्या है मुझे? फाइंड ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये लाइट आ रही है, रेयरर मीडियम है, ये अंदर जाके डेंसर मीडियम में बेंड होगी, मतलब आई आपको 60 डिग्री दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है। तो मुझे मालूम है ना कि लाइट जो है रेयरर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन आई बाई साइन आर। लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से स्फीयर में जा रही है, एयर से स्फीयर में जा रही है। ए स्टैंड्स फॉर एयर, एस स्टैंड्स फॉर स्फीयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 साइन आई बाई साइन आर। आई कितना दे रखा है तुम्हें? 60 डिग्री। यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे, सिर्फ स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है, आई आपको 60 दे रखा है, इसको सॉल्व कर देंगे, इससे हमारे पास साइन आर आ जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई, फिगर में आई रिप्रेजेंट करो, डिटेक्ट करो कितना है आई। आर कितना है? 15 डिग्री। आर किस किस के बीच में होता है? 45 डिग्री। आर किस किस के बीच में होता है आपके पास? आर आपके पास नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल, ये एंगल आर होना चाहिए। एंगल आई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, एंगल आर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड लाइट आपके पास ये है, तो ये आपके पास एंगल आर होना चाहिए। ये 60 है, तो ये पूरा कितना होगा? 60 होगा। 16 में से 5 आर, ये 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा तुम्हारे पास? 45। तो साइन आई बाई साइन आर 60 बाई 45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जहां मैंने लास्ट क्लास में रोका था उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूं, अदरवाइज उसके आगे तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। अब ये मुझे एक फिगर दे रखी है, ट्राई करने की कोशिश करो। रे ऑप्टिक्स इज द टफेस्ट चैप्टर, टफेस्ट है, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है आपके। इस क्वेश्चन में बोलता है ट्रेस द पाथ। ये रे ऑफ लाइट दे रखा है, परपेंडिकुलर है,
इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। एक बात सिखा देता हूं आपको मैं, ये लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर जो लाइट आएगी वो सीधी चली जाएगी। जरा मैं इस बात को और क्लियर करता हूं आपको कि ये लाइट अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे, ये। अब इस सरफेस के नॉर्मल, देखो ये सरफेस है ना, ये AB, इस नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, राइट। ये तुम्हारे पास कितना एंगल है, 60 डिग्री। ये BC और ये वाली लाइन एंगल पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो ये तुम्हारे पास अंदर वाली लाइट है जिसको मैं इंसिडेंट लाइट बोल देता हूं, और ये डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल है, राइट। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको, √3। इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं। अब ये लाइट मान लो ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे निकल गई। तो ये एंगल E आपको कैलकुलेट करना है। एंगल I कितना है, 30 डिग्री। E आपके पास ये रहा। इस पॉइंट D को ले लेता हूं मैं। D पॉइंट पे लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, हाँ या ना। मतलब लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। तो D पॉइंट पे लास्ट क्लास में बताया था, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, इसलिए G/μA लिखा है, विच इज इक्वल टू sin I by sin E। अच्छा, इसका मतलब तो मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन ग्लास हो जाएगा। I कितना है तुम्हारे पास, 30 डिग्री। एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, बस तो वैल्यू तो पुट करनी है। सारा मेन चीज यहां था आपके पास, I 30 डिग्री कैसे आया, बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है किसी सरफेस पर तो वो स्ट्रेट चली जाती है, किसी एंगल पर बेंड करे, एंगल से फॉल करेगी तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो कैसे निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी।